राजापुर नाम के गांव में शशिकला नाम की औरत रहा करती थी, जिसका पति का देहांत होके लगभग 10 साल हो गए। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अशोक एक छोटी सी स्कूल में चपरासी का नौकरी करता था। मझला बेटा विनोद इंजीनियर था और सबसे छोटा बेटा पवन, जो शशिकला का लाडला था, वो उसी गांव में कपड़ों का व्यापारी था। तीनों बेटों की शादी हो गई। अशोक की पत्नी सुधा घर का पूरा काम संभालती थी। बाकी के 2 बहू शशिकला की लाडली थी। तीनों बैठकर आराम फरमाते थे और अकेली सुधा सारा काम करती थी। सुधा भगवान के ऊपर बहुत यकीन करती थी। अशोक की कमाई इतना कम होता था कि वो अपनी इकलौती बेटी काव्या का ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाता था। काव्या बहुत अच्छी लड़की थी। वो बस 10 साल की थी। वो कभी अपने पिता को मुंह खोलकर कुछ भी नहीं मांगती थी। एक दिन शशिकला आकर अपने बेटे अशोक से, ओ बड़े, तेरी कमाई तो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तू जितना पैसा देता है उतने में गाय को चारा तक नहीं आता है, और तुम 3 हो के घर में तीनों पहर दबा कर खा रहे हो। माँ, मुझे जितना भी वेतन आता है मैं आपको दे देता हूँ। उससे ज्यादा मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। मेरा प्रमोशन हो इसके लिए मैं हर महीना सरकारी एग्जाम्स भी दे रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी। पैसे नहीं दे सकते तो खाना भी कम खाया करो। कहकर वो निकल गई। अशोक को बहुत बुरा लगा। अशोक की उदासी देखकर सुधा जाकर लक्ष्मी माँ के सामने रोती हुई बैठ गई। माँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चाहे मेरी बेइज्जती हो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति और मेरी बेटी की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर रोज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप हैं कि हमारे ऊपर कृपा भी नहीं करते। इतना कहकर सुधा जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोते हुए देखकर काव्या भी रोने लगी। दिवाली का माहौल आ गया। शशिकला और बाकी सब नए कपड़े खरीदे। अशोक भी अपना पूरा वेतन पटाखे और नए कपड़े खरीदने में खर्च कर दिया। वो देखकर शशिकला आग बबूला हो गई। गुस्से में आकर शशिकला, क्यों रे भिखमंगे, तुम्हारा सारा वेतन खर्च कर दिया? औकात के हिसाब से चादर फैलाना चाहिए। क्यों तेरी महारानी और तेरी बेटी दोनों कपड़े नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे? अब पूरा महीना फोकट की रोटी तोड़ना है क्या? पैसा दे वरना भूखा मर। माँ की ऐसी बात सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ से, माँ, हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो कुछ ख्वाहिश होती है। दिवाली में सब नए कपड़े पहने हैं। मेरी पत्नी और मेरी बेटी पहन लेगी तो आपका क्या जा रहा है? और वैसे भी मेरे बाबूजी ने बहुत सारा पैसा कमाए, बंटवारे में भी मेरा हिस्सा है। कौन सा बंटवारे की बात कर रहा है रे तू? फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। दफा हो जाओ इस घर से। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, जाओ। कहकर रातों रात शशिकला ने अशोक, सुधा और काव्या तीनों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दी। तीनों रोते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। आधी रात घने जंगल में चांदनी की रोशनी में चलते चलते वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। काव्या को बहुत जोर से भूख लगने लगी। वो अपनी माँ से, माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, क्या मुझे कम से कम पानी मिलेगा? तब सुधा की आंखों में आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर लक्ष्मी माँ को प्रणाम किया। तब तुरंत सामने लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। लक्ष्मी माँ को देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी सुधा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुई। कहते हैं ना, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सब्र देखकर मेरे भी आंखों में आंसू निकल आए। ये लो। उतना कहकर धन, सोने, हीरे, मोती, जेवरात भरी थैली सुधा के हाथों में दे दी और फिर लक्ष्मी माँ सुधा से, बेटी जाओ, ये धन लेकर खुशहाली से जीवन बिताओ। और बेटा अशोक, तुम्हारा भी मेहनत रंग लाया। तरक्की के लिए जो इम्तिहान तुमने लिखे थे उसमें भी तुमने सफल प्राप्त किए। कल से तुम चपरासी नहीं बल्कि अफसर पद पर कुर्सी पर बैठोगे। इतना कहकर लक्ष्मी माँ गायब हो गई। तीनों लक्ष्मी माँ को प्रणाम किए और अगले ही दिन अशोक बतौर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर पद पर जाके अपनी कुर्सी पर बैठा और उन्हें एक बहुत बड़ा बंगला भी सरकार ने दी। तीनों खुशी खुशी जीवन बिताए। मिर्जापुर नाम के गांव में सुमति वासु नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वासु एक मेडिकल फार्मा में नौकरी करता था। वासु की माँ शारदा और पिता विष्णु प्रसाद दोनों इज्जतदार लोग थे। विष्णु प्रसाद किराना का एक छोटा व्यापारी था। सास बहू दोनों
माँ बेटी के जैसे रहते थे। एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में बदलाव आया। विष्णु प्रसाद की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो बिस्तर पकड़ लिया। साथ साथ वासु की नौकरी भी चली गई। घर में अचानक से दुख का माहौल छा गया। वासु तब आकर सुमति से, सुमति, घर की परिस्थिति देखकर डर लग रहा है। अब हमारे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। ये खत्म हो जाएंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी नौकरी मिलने के लिए वक्त भी लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप ऐसे घबराते हुए रहेंगे तो बाबूजी का हौसला टूट जाएगा। अब उनको हमारी बहुत जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो सुमति। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे आगे गोरख जागी। सुमति अपने पति को हौसला देकर सास के पास गई। माँ जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, क्या हम दोनों मिलकर कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू करें? लेकिन बेटी, इस घर की औरतें बाहर काम नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबूजी को मालूम पड़ेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या तुम वासी को मना सकती हो? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। बस आप हाँ बोलिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पर ये बात बाबूजी को पता नहीं लगनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, उनको कभी पता नहीं चलेगा। सुमति अपनी सास के साथ साथ पति वासु को भी मना लिया। जो थोड़े बहुत बचे कुचे पैसे थे, उन्हीं पैसों में से उसने एक मटका खरीदा और एक कमर्शियल गैस सिलेंडर भी लिया। अपने घर के बाहर के सड़क पर एक छोटा सा ठेला लगाया और सास बहू दोनों मिलकर मटका रोटी बनाकर बेचे। उनकी मटका रोटी का स्वाद बढ़िया होने के कारण लोग खाने के लिए वहां पर टूट पड़े। थोड़े ही दिन में सास बहू की मटका रोटी बिजनेस सफलता प्राप्त हुई और इतना मशहूर हो गया कि वो छोटा सा ठेला अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में बदल गया। धीरे धीरे विष्णु प्रसाद की तबीयत में सुधार आया। बात मालूम पड़ने के बाद विष्णु प्रसाद अपनी बहू और पत्नी के ऊपर गर्व महसूस किया और बाप बेटे दोनों भी उस मटका रोटी बिजनेस में जुड़ गए।